हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी या नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो हमारी पार्ट 1 वीडियो में कंप्लीट हो गई थी। आज शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग सेक्शंस। फॉर दिस कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। कुछ सैंपल हमें कलेक्ट करने हैं कि एक्टिविटी के थ्रू हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की। तो सबसे पहले जो सैंपल कलेक्ट करते हैं वो है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। तो इन सब के सैंपल लेकर के हम एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी करने के बाद तब जानेंगे कि ये किस तरीके से अलग अलग चीज़ों के साथ में बिहेव करता है। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ट इन एयर। क्या होता है जब मेटल को एयर में बर्न किया जाता है। यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। जब मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको बर्न करते हैं एयर में तो उसमें से जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है और वाइट फ्लेम उसका होता है, बहुत ही चमकदार होता है। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। क्या सारी जितनी भी और मेटल्स होती है वो सभी इसी तरीके से रिएक्ट करती है। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इसके लिए हम एक्टिविटी 3.9 में देखेंगे और इसमें सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है। द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। टीचर्स की असिस्टेंस जो होती है उसमें ये एक्टिविटी होनी चाहिए। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। और ये अच्छा होगा कि अगर स्टूडेंट्स आई प्रोटेक्शन के लिए कुछ वियर कर ले, कुछ पहन ले ताकि आई प्रोटेक्टेड रहे। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल्स टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम। जो ऊपर अभी सैंपल बताए थे आपको अलग अलग मेटल्स के, उनको क्या करें, पेयर ऑफ टोंग्स से उसको होल्ड करें सैंपल को और उसको फ्लेम में बर्न करें। रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल्स। और उसको रिपीट करें जो दूसरे सैंपल्स हैं मेटल के उनको भी। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ़ फॉर्म्ड। यदि कोई प्रोडक्ट बनता है बर्निंग के दौरान तो उसको कलेक्ट करें। लेट अस प्रोडक्ट्स एंड मेटल सरफेस कूल डाउन। और क्या करें, जो प्रोडक्ट जो बनता है उसमें और जो मेटल का जो सरफेस होता है उसको ठंडा होने दे। विच मेटल्स बर्न इजीली। जो मेटल आसानी से बर्न हो जाती है, जल जाती है। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न। तो किस तरह की फ्लेम जो होती है आपने ऑब्जर्व की जब मेटल बर्न हो रही थी। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। बर्निंग के बाद मेटल का जो सरफेस है वो किस तरह का आपको दिखाई दिया। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन आप दिखाई गई है सारी मेटल्स की, उसको आप क्या करें, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। यानी जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसको सबसे ऊपर रखें और उसके बाद में उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, इस तरीके से उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारी मेटल्स को रखें। आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर। और ये भी देखें कि इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो वाटर में सोल्यूबल है या फिर नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। यानी लगभग सारी मेटल्स जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर के मेटल के ऑक्साइड्स बनाती हैं, अपने अपने ऑक्साइड्स बनाती है। यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन और क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। एग्जांपल के तौर पर अगर यदि कॉपर को एयर में हीटेड करें यानी उसको गर्म करें, हीट दे उसको, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है टू फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड। यानी कॉपर का एक ऑक्साइड होता है। अब ब्लैक ऑक्साइड, उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो एक इसमें इक्वेशन दी हुई है नीचे कि कॉपर किस तरीके से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। ये एक चीज़ मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सबसे पहले तो हमें सिंबल्स पता होना चाहिए और उसके बाद में जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं कहीं उसमें हम मिस्टेक ना करते तो उसके लिए अपने पास नोट डाउन करके इसको रखें और उसको हर दिन या बीच बीच में उसको रिवाइज भी करें। अगर कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर CuO है और आपने CuO2 या Cu2O इस तरीके से अगर आपने लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरीके से एल्यूमिनियम क्या फॉर्म करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा दी कि किस तरीके से बैलेंस करते हैं इक्वेशन को।
तो उसमें आप बैलेंस भी कर सकते हैं साथ साथ में। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और क्या बनाता है, Al2O3। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। और कभी भी जब आप फॉर्मूला लिखें अपने पास नोट डाउन करें तो उसमें जो स्टार्टिंग में जो लिखा रहता है 2 3 करके, ये ना लिखें, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला सिर्फ Al2O3 है, 2Al2O3 नहीं है, क्योंकि ये 2 जो लगाया गया स्टार्टिंग में ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो किस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। वी हैव लर्नड दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हमने ये भी सीखा कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं सभी बेसिक नेचर के होते हैं। बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा शो बोथ एसिडिक और एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। यानी कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, जिंक का ऑक्साइड हो गया, तो वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के बिहेवियर को शो करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इस तरह के ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड्स एंड बेसिस। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एसिड और बेसिस के साथ में इस तरीके से रिएक्ट करता है। कैसे कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और वाटर बनाता है। और यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट। फॉर्मूला क्या है, NaAlO2। ये सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है और वाटर फॉर्म करता है। तो इसी तरीके से मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज। यानी ज़्यादातर जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी घुलते नहीं हैं। बट सम ऑफ दीज, लेकिन कुछ जो होते हैं डिजॉल्व इन वाटर, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, टू फॉर्म एल्कलाइज। और क्या बनाते हैं, एल्कलाइज बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाइज एज फॉलोज। यानी सोडियम का जो ऑक्साइड होता है और जो पोटेशियम का ऑक्साइड होता है दोनों ही वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सोडियम वाटर के साथ डिजॉल्व होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस तरीके से होती है रिएक्शंस। तो उनको क्या कहते हैं, एल्कलाइज, जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं बेसिस। वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9, हमने 3 पॉइंट एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया कि दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डू द सेम रेट। यानी जितनी मेटल्स होती है सभी सेम रेट पर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टूवर्ड्स ऑक्सीजन। यानी अलग अलग जो मेटल्स होती है ऑक्सीजन के साथ में उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो भी अलग अलग होती है। Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. मेटल जैसे कि पोटेशियम है या सोडियम है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है जो क्या करती है, रिएक्ट सो विग्रसली, बहुत तेज़ी के साथ में रिएक्ट करती है, दैट दे कैच फायर, वो आग को पकड़ लेती है, इफ़ केप्ट इन ओपन, यदि ओपन प्लेस में कहीं पर भी उसको रख दिया जाए। हैंस टू प्रोटेक्ट दैम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, इसलिए उनसे सुरक्षा करने के लिए, एक्सीडेंटल फायर को रोकने के लिए, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, उनको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डुबा करके नीचे रखा जाता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेसिस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। सामान्य तौर पर जो सामान्य टेम्परेचर जो होता है उस पर जो सरफेस जो होता है मेटल का, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये सभी जितनी भी मेटल्स होती है कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, वो ऑक्साइड की एक बहुत पतली लेयर से कवर्ड होते हैं, ढके हुए होते हैं। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। उसका एक फ़ायदा भी होता है मेटल को कि जब ये लेयर उसके ऊपर कवर हो जाती है, जमा हो जाती है, तो उसके बाद उस मेटल का ऑक्सीडेशन रुक जाता है, आगे उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। जो आयरन जो होता है वो गर्म करने पर जलता नहीं है, लेकिन जो आयरन फीलिंग्स होती है, यानी जो आयरन का जो चूर्ण होता है, पाउडर जो होता है,
वो बहुत तेज़ी के साथ में जल जाता है फ्लेम के ऊपर जब उसको लाते हैं बर्नर पर। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी जो होता है बर्न नहीं होता है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यानी जब मेटल जो होती है, जो कॉपर मेटल है, जब उसको उस पर कोटिंग हो जाती है ब्लैक कलर की, जब उसको गर्म करते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं दोनों डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं इवन एट हाई टेम्परेचर्स। यदि टेम्परेचर ज़्यादा भी होता है तब भी गोल्ड और सिल्वर दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ में। इसके बाद एक बॉक्स में यहाँ पे कुछ एनोडाइजिंग के बारे में भी दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। यानी एनोडाइजिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मेटल के ऊपर एक एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दी जाती है, एक लेयर चढ़ा दी जाती है दूसरी मेटल के ऊपर। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब उसको एल्यूमिनियम जो होता है डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर, यानी एक ऑक्साइड की एक लेयर को डेवलप करता है जब उसको ऑक्सीजन में एक्सपोज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है खुला। द एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन, जिससे क्या होता है आगे होने वाला कोरोजन रुक जाता है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। तो रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, ये रेजिस्टेंस क्या करता है उसको इम्प्रूव कर देता है बाय मेकिंग, क्या बना करके, एक ऑक्साइड की एक लेयर जो होती है मोटी लेयर बना करके। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग के दौरान अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड, जो ऑक्सीजन जो होती है, हाँ, जब वो एनोडाइजिंग करते हैं जो क्लीन जो होती है आर्टिकल एल्यूमिनियम का, इज मेड द एनोड, वो क्या बनाता है? एनोड बनाता है। एंड द इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व, उसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है एट द एनोड, एनोड पर। रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करती है टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, और क्या बनाती है? एक थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाती है। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली, जो इस ऑक्साइड लेयर को डाई किया जा सकता है, रंगा जाता है, टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स को आसानी से डाई करने के लिए और उसको अट्रैक्टिव फिनिश देने के लिए, ताकि उसमें एक चमक आ जाए, एक अट्रैक्शन उसमें आ जाए। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल्स ऑफ मेटल टेकन हेयर। यानी जितने भी आपको सैंपल दिए गए थे, आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि सोडियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है सभी सैंपल्स में। द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इज लेस विग्रस, इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। आपने मैग्नीशियम को भी देखा, वो लेस विग्रस होता है, वो ज़्यादा विग्रस नहीं होता, इसलिए सोडियम से कम रिएक्टिव होता है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द जिंक, कॉपर, आयरन, कॉपर और लेड। लेकिन जो बर्निंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जो बर्न होता है, डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड, ये हमें ये डिसाइड नहीं करता। केवल अगर उसकी बर्निंग को देखें हम तो ये सिर्फ ये डिसाइड नहीं कर देगा कि उसकी जो रिएक्टिविटी जो होती है जिंक की, आयरन की, कॉपर की और लेड की, वो उसको डिसाइड नहीं करता है। लेट अस सी सम मोर रिएक्शंस टू अराइव एट अ कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स। तो इसमें कुछ और रिएक्शन भी करानी पड़ती हैं ताकि हमें एक निश्चित पता लग जाए कि इनमें से कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। नेक्स्ट आता है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करती हैं मेटल्स। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, इस वाले पैराग्राफ में आगे हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक आ गया वाटर के साथ रिएक्शंस मेटल्स की। तो ये भी क्या होता है, दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर असिस्टेंस, टीचर्स की असिस्टेंस में ही होनी चाहिए। कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द सेम मेटल्स, जैसे अभी आपको सैंपल्स के बारे में बताया था कि अलग अलग तरह के मेटल्स के जो सैंपल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जैसे कि एक्टिविटी 3.9 में बताया था। पुट स्मॉल पीसीज ऑफ द सैंपल्स सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद वाटर, विद कोल्ड वाटर। तो उनमें क्या करते हैं, छोटे छोटे उनके जो पीसीज होते हैं सैंपल्स में से लेकर के अलग अलग बीकर्स में हाफ फिल्ड, आधे भरा हुआ जो पानी का होता है, कोल्ड वाटर का, ठंडा पानी होता है उसमें उसको डाल दें। विच मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब ये देखें कि कौन सी मेटल ऐसी है जो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करती है। अरेंज दैम इन द
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर, और उसके बाद क्या करे, उसको अरेंज कर दे रिएक्टिविटी के हिसाब से जो कोल्ड वाटर के साथ में, भाई किसने रिएक्ट किया है किसने नहीं किया है। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, क्या किसी मेटल ने ऐसे भी किया है कि जब उस पर पानी डाला तो उसमें आग लग गई हो। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, क्या कोई ऐसी भी मेटल थी जिसने उसने कुछ समय के बाद उस पर फ्लोट करना यानी तैरना शुरू कर दिया पानी के ऊपर। फॉर द मेटल्स दैट डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर, इसके बाद क्या करते हैं, जो सैंपल जो है मेटल्स के, दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जिसने पानी के साथ में ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करी है बीकर्स में, उसको कहाँ रखते हैं, हॉट वाटर में रखते हैं, इसके बाद गर्म पानी में। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज द apparatus as shown figure 3.3 and observe their reactions with them with steam। तो इसके बाद क्या करते हैं, उन्हीं सैंपल्स को स्टीम के साथ भी रिएक्ट करा के देखते हैं। मेटल्स विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, लेकिन हम ये भी देखते हैं इसमें कि कुछ मेटल्स ऐसी भी होती है जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ना करती हो। तो अलग अलग मेटल्स होती है, सभी की रिएक्शंस भी अलग अलग होती है। अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर, वाटर के साथ में क्या करें, इसको अरेंज करें मेटल्स को कि किस किस तरीके से वो रिएक्ट करती है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें हैं। ये सेटअप किया गया जो जैसे मैंने अभी बताया था एक्टिविटी 3.3, ये फिगर दे रखी है इसमें, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल की स्टीम के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो अब देख लेते हैं, यहाँ इक्वेशंस के थ्रू भी अच्छे से पता लग जाएगा। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ में और क्या प्रोड्यूस करती है, मेटल का ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, उसके बाद जो मेटल का जो ऑक्साइड बनता है जब वो वाटर के साथ में दोबारा से उसको डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनाता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन सारी जितनी भी मेटल्स होती है सभी वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। इक्वेशन में देखिए वर्ड इक्वेशन दे रखी है, मेटल रिएक्ट करती है वाटर से, क्या बनाती है, मेटल का ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। उसी तरीके से अगली इक्वेशन में क्या है कि जो मेटल का ऑक्साइड जो बना हुआ है दोबारा से उसको फिर वाटर से रिएक्ट कराते हैं और क्या बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। तो मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, पोटेशियम और सोडियम दो मेटल ऐसी होती है जो बहुत तेज़ी के साथ में कोल्ड वाटर के साथ में ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन करती है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन जो होती है वाटर के साथ में इन दोनों मेटल्स की बहुत ही वायलेंट भी होती है और एक्सोथर्मिक भी होती है, यानी उसमें से हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेज फायर, क्योंकि उसमें से जो निकलने वाली जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हीट को क्या करती है, हीट में फायर को कैच कर लेती है जिससे उसमें आग लग जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं अब कि पोटेशियम जो होता है K+H2O दिखा है इसमें कि पोटेशियम जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और हीट एनर्जी रिलीज होती है साथ में। ऐसे ही सोडियम रिएक्ट करती है वाटर से और क्या बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है इसमें और इसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है। ये इसलिए दोनों रिएक्शंस कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, यानी कैल्शियम की जो वाटर के साथ रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं होती सोडियम और पोटेशियम की तरह। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, और उसमें से हाइड्रोजन गैस तो निकलती है लेकिन वो हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो फायर को कैच कर ले कि उसमें आग लग जाए, ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हैं इसकी इक्वेशन Ca+H2O और क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज हो जाती है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। कैल्शियम क्या करता है, स्टार्ट्स फ्लोटिंग यानी तैरना शुरू कर देता है, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं और उसमें जो प्रोड्यूस होते हैं उस टाइम और वो स्टिक कर जाते हैं और चिपक जाते हैं मेटल के सरफेस पर। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम जो होता है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग
ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। इसमें भी कैल्शियम की तरह से ये भी फ्लोट करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं जो इसकी सरफेस पर चिपक जाते हैं। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड आयरन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। कौन कौन से मेटल? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये ना तो ये ठंडे पानी के साथ में, ना ही गर्म पानी के साथ में, दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, लेकिन वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। और क्या बनाते हैं? मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। देख सकते हैं आप इक्वेशन में, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है वाटर से। वाटर यहाँ किस फॉर्म में है? गैसेस की फॉर्म में। जी लिखा है ना इसमें, वाटर के साथ में एल नहीं लिखा हुआ। एल होता तो लिक्विड फॉर्म होती है, अब ये जी लिखा है, इसका मतलब ये स्टीम फॉर्म है, गैसेस फॉर्म है उसकी। और रिएक्ट करके क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसमें। दूसरे में आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ में और क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज हो जाती है। तो मेटल सच एज लेड, अब देखिए ये भी बच रहा है इसमें भी कि मेटल जो है जैसे लेड हो गया, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। यानी वाटर की किसी भी फॉर्म, ठंडा हो या गर्म हो या स्टीम हो, किसी भी फॉर्म में ये मेटल्स कौन कौन सी? लेड, कॉपर और सिल्वर, ये किसी भी फॉर्म में वाटर की रिएक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद जान लेते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, कि मेटल जो होती है किस तरीके से। अभी सबसे पहले हमने किसके बारे में जाना? पहले ऑक्सीजन के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करता है। दूसरे में आपने क्या जाना? वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है मेटल्स। और अब क्या टॉपिक है हमारा कि मेटल्स किस तरीके से एसिड्स के साथ में रिएक्ट करता है। जितने भी एसिड्स होते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आपने पहले भी सीख लिया है कि मेटल जो होती है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करती है? सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो आप देख सकते हैं वर्ड इक्वेशन है, मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ में और क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, क्या सारी जितनी मेटल्स होते हैं क्या सभी एसिड के साथ में रिएक्ट करके एक ही तरीके से रिएक्शन करती है? वही चीज़ फॉर्म करती है सभी में? एक्टिविटी के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। कलेक्ट करते हैं सारे जितने भी मेटल के सैंपल्स होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, किसको छोड़ करके? सोडियम और पोटेशियम के अलावा। इफ द सैंपल्स आर टर्निश्ड रब देम क्लीन विद सैंड पेपर। यदि सैंपल में क्या हो गया हो, थोड़ा सा उसमें जैसे टर्निश्ड हो जाता है, टर्निश्ड में यानी लेयर आ जाती है उसके ऊपर, उसको क्या करते हैं? अच्छे तरीके से उसको साफ कर ले। डो नॉट टेक, इसमें भी एक इंस्ट्रक्शन है, डो नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट विग्रेसली इवन विद कोल्ड वाटर। अब इसमें इनको दोनों को मना क्यों किया है, सोडियम और पोटेशियम को? क्योंकि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाती है। अगर आप उसको ओपन प्लेस में भी रख देते हैं तब भी वो फायर को कैच कर लेती है, तब भी उसमें आग लग जाती है रखे रखे में। पुट द सैंपल्स सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब्स, इन सैंपल्स को टेस्ट ट्यूब में रखते हैं कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें क्या होता है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सस्पेंड थर्मामीटर्स इन द टेस्ट ट्यूब, और क्या करते हैं इसमें? थर्मामीटर छोड़ देते हैं सस्पेंड करता हुआ टेस्ट ट्यूब के अंदर, सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड, जिससे उसका जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जो बल्ब वाला पार्ट होता है थर्मामीटर का, वो एसिड में डिप रहे यानी डूबा रहे। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली, और क्या करे? जो उसमें बबल्स जितने भी बनते हैं उसके रेट को केयरफुली ऑब्जर्व करें। विच मेटल रिएक्ट विग्रेसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें कौन सी मेटल ऐसी है कि जो बहुत तेज़ी के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करती है? विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर, और आप ये भी रिकॉर्ड करें कि किसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था टेस्ट ट्यूब के अंदर। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड्स, और उसको क्या करें? मेटल्स को अरेंज करें किसके लिए? किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी के, जो डाइल्यूट एसिड के साथ में उसने रिएक्ट किया है। राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जितनी भी मेटल्स मैंने बताई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया, उसके आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं साथ में। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, इवॉल्व नहीं होती है जब मेटल रिएक्ट करती है नाइट्रिक एसिड के साथ में। इट इज़ बिकॉज HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड जो होता है इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है? नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्साइड्स द
H2 produced to water and itself get reduced to any nitrogen oxide जैसे N2O, NO या NO2। ये क्या करता है ऑक्साइड्स? इट ऑक्साइड द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऑक्साइड कर देता है, ऑक्सीजन उसमें ऐड कर देता है टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? वाटर प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे वाटर जो होता है प्रोड्यूस हो जाता है और अपने आप क्या हो जाता है? खुद रिड्यूस हो जाता है। किस किस में? नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, नाइट्रोजन के कोई भी ऑक्साइड बना लेता है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। यानी मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होता है दोनों ही रिएक्ट करते हैं बहुत ही डाइल्यूट जो होता है, बहुत पतला जो नाइट्रिक एसिड होता है उसके साथ में, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.11 दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वो द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के केस में क्या होता है? जो बबल्स होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। इस केस में क्या होता है कि रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए वो ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ये रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है, यानी मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हुई, उनको छोड़ करके बाकी दो मेटल मैंने बताया था अलग कर दी गई है, सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद मैग्नीशियम से कम रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम रिएक्ट करता है जिंक, और जिंक से कम रिएक्ट करता है आयरन। तो इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड। यानी कॉपर वाले जो केस में क्या होता है? ना ही तो बबल्स बनते और ना ही उसका टेम्परेचर चेंज होता है। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये किस बात को शो करता है कि कॉपर जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जिसको कहते हैं हम एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? लैटिन फॉर रॉयल वाटर, उसको लैटिन में रॉयल वाटर भी कहते हैं। इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर्स ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशो 3:1। यानी जो एक्वारेजिया जो होता है वो क्या होता है? वो अगर अलग अलग देखा जाए दोनों को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और नाइट्रिक एसिड जो होता है, अलग अलग जो वो काम नहीं कर सकते, यानी जितने कोरोजिव, हालांकि बहुत ज़्यादा कोरोजिव होते हैं, लेकिन जब इनको 3:1 में मिलाया जाता है, मिला करके एक्वारेजिया बनाया जाता है, तब जो एक्वारेजिया बनता है वो उनसे भी ज़्यादा कोरोजिव नेचर का होता है। यानी जो चीज़, जो मेटल सेपरेटली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो नाइट्रिक एसिड जो होता है, जो उनमें डिज़ोल्व नहीं होती है, वो एक्वारेजिया में डिज़ोल्व हो जाती है। इट कैन डिज़ोल्व गोल्ड। अब यहाँ तक देखिए, डिज़ोल्व जो गोल्ड होता है वो किसी में डिज़ोल्व नहीं होता, ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होता है ना नाइट्रिक एसिड में होता है। लेकिन जब दोनों को मिक्स करके 3:1 में जब एक्वारेजिया बनता है तो ये गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर लेता है। इवन दो नदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डिज़ोल्व सोलोन। जैसे कि मैंने बताया, अकेले अकेले कोई से भी इसको डिज़ोल्व नहीं कर सकता। एक्वारेजिया इज हाईली कोरोजिव, बहुत ज़्यादा कोरोजिव होता है। फ्यूमिंग लिक्विड, फ्यूम करने वाला लिक्विड होता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू reagents that is able to dissolve gold and platinum। यानी गोल्ड और प्लेटिनम जो होता है वो उनको भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो ये आगे के जो टॉपिक होंगे वो हमारी अगली वीडियो में आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो थोड़ा सा बच्चों को समझने में मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होनी चाहिए। तो आगे के टॉपिक हमारी अगली वीडियो में कवर होंगे।